दोस्तों एक और वीडियो में स्वागत है आपका। चैप्टर नंबर 17 चल रहा है कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक के बारे में, रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स इन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये चैप्टर नंबर 17 आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 18 और 18 और 19 दो ही चैप्टर्स बते हैं सतीश चंद्रा मीडियल हिस्ट्री की किताब में। ओवरऑल मीडियल हिस्ट्री पूरी तरीके से यूपीएससी के लिए आपकी और किसी भी एग्जाम के लिए आपकी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है पर्शियन एंड संस्कृत एज व्हीकल्स ऑफ थॉट एंड गवर्नमेंट एट द ऑल इंडिया लेवल। देखिए भाई क्या बात है, मुगलों के समय पे डेफिनेटली पर्शियन एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा थी। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में पर्शियन का इस्तेमाल होता था। लेकिन अगर आप बात करो थॉट की, अगर आप बात करो लिटरेचर की, अगर आप बात करो नॉलेज की, तो पर्शियन के साथ साथ संस्कृत का भी प्रयोग होता था। प्लस बहुत सारी रीजनल भाषाओं का भी डेवलपमेंट हुआ था और ये रीजनल भाषाओं का डेवलपमेंट 8वीं-9वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। ठीक है, अलवार्स और नयानार्स ये 8वीं-9वीं शताब्दी में ही एक्टिव थे। अगर उसको भी आप भक्ति पीरियड में इंक्लूड करो तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत के साथ आप देखोगे रिलीजियस लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट शुरू हुआ और मुगल एम्परर्स के दौरान ये रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट चलेगा। क्योंकि आपको एक बात पता है कि मुगलों के दौरान, जैसे अकबर के राज में, शाहजहां के राज में, जहांगीर के राज में, इवन औरंगजेब के राज में बहुत सारी राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थी और इन राजपूत प्रिंसिपैलिटीज के अंदर सेल्फ ऑटोनॉमी थी रूल की। उस सेल्फ ऑटोनॉमी के तहत ये लोकल रीजनल रूलर्स अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी भाषाओं के डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान देते थे और ये ट्रेंड 16वीं-17वीं शताब्दी तक चलते रहे। अकबर के समय पे पर्शियन बहुत ज़्यादा बोले जाने लगी, तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो सब पर्शियन में ही लिखे जाने लगे। तो उससे पहले जो लोकल लैंग्वेज थी हिंदवी, उसमें भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाते थे। लेकिन चूंकि अब पर्शियन ज़्यादातर लोगों को आने लगी थी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स केवल पर्शियन में ही मेंटेन होते थे। लेकिन फिर भी डेक्कनी स्टेट्स में बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स को, खासकर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जो प्रथा थी वो जारी रही। क्योंकि ये इलाके ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल्स में नहीं आते थे। फिर अकबर के दौरान पर्शियन प्रोज और पोएट्री, कहानी और ओवरऑल कविता वगैरह पर्शियन में लिखी जाने लगी थी अकबर के समय पे। अकबर के समय पे एक बड़ा फेमस स्कॉलर था, स्टाइलिस्ट था, जिसका नाम था अबुल फजल। प्रोज राइटिंग में अबुल फजल मास्टर था। उस समय पे अबुल फजल का जो भाई था फैजी, फैजी अकबर के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। ओवरऑल जो महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ था ना पर्शियन में, इसमें फैजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो कल्चरल फील्ड्स में ओवरऑल आप देख सकते हो कि अकबर के समय पे भाषाओं पे, अच्छा एक और खास बात है, पर्शियन भाषा इतनी एनरिच कैसे हुई है, इतनी रिच कैसे हुई? रिच इसलिए हुई, देखिए अगर आपने महाभारत जैसे टेक्स्ट को, रामायण जैसे टेक्स्ट को, इंडिया के जो भी साइंटिफिक टेक्स्ट है, इनको पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ तो आपने जो ये भाषा, ये जो ज्ञान था ना इन इंडियन टेक्स्ट में, संस्कृत टेक्स्ट में जो लिखा हुआ था, वो ज्ञान पर्शियन में चला गया। पर्शियन कल्चर इतना रिच क्यों हुआ? सब कुछ पर्शियन कल्चर ने अपने आप से नहीं बनाया है। बहुत सारी चीजें पर्शियन कल्चर में दूसरे कल्चरों से आई। तो महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक जो ऑथर्स थे, साइंटिफिक जो बुकलेट्स थी, उनका जब ट्रांसलेशन हुआ तो उनका ज्ञान पर्शियन में पहुंच गया। समझ गए? फिर आप देखोगे कि दो लीडिंग पर्शियन पोएट्स थे समय के, उतबी और नजीरी। दोनों का ही पर्शिया में जन्म हुआ था, लेकिन ईरान से बहुत सारे पोएट्स और स्कॉलर्स मुगल एम्पायर के दौरान इंडिया में आए थे। ये लोग भी मुगल कोर्ट में आ गए थे। इस्लामिक वर्ल्ड के कल्चरल सेंटर की तरह बना यहाँ पे मुगल कोर्ट, और इस पर्शियन सेंटर में हिंदूज का ने भी अपना एक मेजर रोल प्ले किया। पर्शियन लिटरेचर को हिंदूज ने भी लिखा। ओवरऑल वो हिंदूज जो कि संस्कृत वगैरह बाकी भाषा में हेड थे, उन्होंने पर्शियन सीखी और फिर दोनों ही भाषाओं के मेल से बहुत सारे, आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क्स यहाँ पे लिखे गए। बहुत सारी पर्शियन लैंग्वेज की भाषा की डिक्शनरी सेटअप की गई। समझ गए? और जो संस्कृत वर्क्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए थे ये भी काफी इंप्रेसिव थे। मतलब ओवरऑल कल्चरल डेवलपमेंट था। भाषा में ऐसा कुछ नहीं था कि इस भाषा के वर्क्स को हम लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे काफी कम थी। ठीक है, साउथ में और ईस्ट इंडिया में जो कुछ भी लिखा गया वो लोकल रूलर्स के पैट्रोनेज के अंदर लिखा गया। बनारस एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे देश के बहुत सारे स्कॉलर्स इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क्स लिखे। मुगल एम्परर ने बहुत सारे ब्राह्मण्स को
ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ने डिप्लॉय कर रखा था, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को चूंकि पर्शियन में ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो पर्शियन ट्रांसलेटर्स की मदद के लिए यहाँ पे ब्राह्मण्स को भी डिप्लॉय किया गया था। रीजनल लैंग्वेज को चूंकि रीजनल किंगों ने बढ़ावा दिया और मुगल एम्परर्स ने उसको रोका नहीं, तो रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पे स्टेबिलिटी मिली, मैच्योरिटी मिली। और ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर ने पर्शियन से कुछ नहीं सीखा, हमने भी बहुत सारे पर्शियन लिटरेरी वर्क से बहुत कुछ सीखा है। जो पर्शियन प्रोज और पोएट्री है, उससे जो हिंदी कल्चर था उसने भी बहुत कुछ अडॉप्ट किया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि राधा और जो मिल्क मेड्स थी, जो कृष्णा के साथ वो खेलती थी, चाइल्ड कृष्णा के जो प्रैंक्स थे, भगवत पुराण की जो स्टोरीज थी, वो बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, हर प्रकार के कल्चर में हमें यहाँ पे सामने आती हुई नजर आएंगी। फिर राम भगवान के लिए बहुत सारे डिवोशनल हिम्स को यहाँ पे बनाया गया, लिखा गया। ठीक है, महाभारता को रीजनल लैंग्वेजेस में, महाभारता को सिर्फ पर्शियन में नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में, रामायण को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ताकि इन भाषाओं को सिर्फ संस्कृत ज्ञानी ही ना पढ़ पाए, इन टेक्स्ट को केवल संस्कृत ज्ञानी ना पढ़ पाए, बाकी लोग भी यहाँ पे पढ़ पाए। पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया, हिंदूज मुस्लिम्स ने ट्रांसलेशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारे अलग अलग पोएट्री, प्रोज में भी, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हर जगह पे हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, फिर बंगाली में जो अलोल नाम की किताब थी, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। हिंदी में आप कह सकते हो पद्मावत नाम की ये जो किताब है, बेसिकली ये जो पोएम है पद्मावत नाम की, सूफी सेंट मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया था, उसके बारे में लिखा है रानी पद्मावती के लिए। हालांकि ये इवेंट 300-400 साल पहले हो चुका था, उसके 300-400 साल बाद जो कुछ भी यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, उसको समझने के लिए एक अलग ही लेवल का दिमाग चाहिए। बहुत सारे लोग उसको कोर हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं, बट कोर हिस्ट्री से कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि इस समय के ऑथर्स जब भी कुछ लिखते थे ना, तो वो अपनी अलग ही धुन में लिखा करते थे। और आपको पता होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी साहब सूफी थे, तो एक भक्त का अपने भगवान के साथ क्या अटैचमेंट हो सकता है, उसकी आत्मा का भगवान के साथ क्या अटैचमेंट हो सकता है, उसको आप कह सकते हो कि एक प्रकार से पोर्ट्रे किया यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने। ओके, फिर ब्रज भाषा, मीडिवल हिंदी को आप कभी कभी ब्रज भाषा बोलते, देखिए खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सब अलग अलग फॉर्म्स थे जो कि उस समय पे एग्जिस्ट करते थे। पाली, प्राकृत, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सब अपने आप में, इनमें कुछ सिमिलरिटीज थी और कुछ डिफरेंसेस भी थे यहाँ पे। तो आगरा के नेबरहुड में ब्रज भाषा बोली जाती थी। ब्रज भाषा को मुगल एम्परर ने भी प्रमोट किया, ब्रज भाषा को हिंदू रूलर्स ने भी प्रमोट किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस को लिखा गया ब्रज भाषा में। हिंदी लिटरेचर में ब्रज भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर एक इंपॉर्टेंट मुगल नावल थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये शायद जो बैरम खान था अकबर का ट्यूटर, उसका बेटा था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने बहुत सारी भक्ति साहित्य में पोएट्री लिख रखी है, जहाँ पे उन्होंने पर्शियन आइडियाज ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशंस को दिखा रखा है, और पर्शियन और हिंदी लिटरेरी ट्रेडिशंस दोनों को मिला के यहाँ पे ओवरऑल लिखा है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। फिर इंपॉर्टेंट और ऑथर्स की बात की जाए तो यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोएट थे, लेकिन ये उस हिंदी की बात नहीं हो रही है जो कि आज की डेट में हम बोलते हैं, जो कि मैं अभी बोल रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी, आप ब्रज भाषा को भी हिंदी बोल सकते हो, आप खड़ी बोली को भी हिंदी बोल सकते हो, आप पाली, प्राकृत वगैरह को भी हिंदी बोल सकते हो। ये सब हिंदी के अलग अलग फॉर्म्स थे जो कि उस समय पे देश में अलग अलग समय पे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो तुलसीदास जी की राइटिंग्स, जिन्होंने राम को एक हीरो की तरह यहाँ पे दिखाया। फिर आप देखोगे कि वैसे तो तुलसीदास जी के बहुत सारे आइडियाज बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएंगे, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो साउथ इंडिया में मलयालम का बहुत प्रयोग होता था, तो मलयालम अपनी ही एक भाषा की तरह उभरी। मलयालम में बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट लिखे गए, मराठी में बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट लिखे गए। मराठी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे यहाँ पे, एक तो एकनाथ जी थे, एक तुकाराम जी थे। एकनाथ जी ने तो मराठी की इंपॉर्टेंस को खुल के बताया। उन्होंने बोला कि अगर संस्कृत भाषा को भगवान ने बनाया है, तो क्या प्राकृत भाषा को चोरों ने बनाया है। कुल मिला के यहाँ पे एकनाथ जी ये बोल रहे हैं कि आप संस्कृत भाषा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। जितने महान लेख संस्कृत भाषा में लिखे जा सकते हैं, उतने महान लेख मराठी भाषा में भी लिखे जा सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली है। बहुत सारे लेख इन्होंने लिखे भी मराठी भाषाओं में।
तो अलग अलग रीजन्स में जो लोग थे वहाँ वहाँ की भाषा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और हर प्रकार की भाषा यहाँ डेवलप कर रही थी। प्राकृत हो, संस्कृत हो, राजस्थानी हो, मराठी हो, उड़िया हो, मलयालम हो, तमिल हो, सब कुछ यहाँ आगे बढ़ रही थी। ठीक है। और देखिए लोकल लेवल पे जो भी ऑथर होगा, जो भी लोकल राइटर होगा, वो तो भाई अपनी भाषा में लिखेगा, वो अपने लोगों के लिए लिखेगा। तो ओवरऑल अलग अलग रीजनल लेवल्स पे जो उनकी अलग अलग भाषाएं थी वो प्रोलिफरेट कर रही थी, उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उनका डेवलपमेंट नहीं रुक रहा था। फिर बात की जाए यहाँ पे किसकी, म्यूजिक की। अच्छा एक और चीज, जो सिख गुरु थे ना, सिख गुरुओं के अंदर पंजाबी भाषा को भी यहाँ पे काफी सपोर्ट मिला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हर प्रकार की भाषा को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। म्यूजिक की बात की जाए तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने ही जान फूकी है म्यूजिक के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि अकबर के कोर्ट के नवरत्नों में एक थे तानसेन साहब, ग्वालियर के थे, बड़े जबरदस्त किस्म के राग इन्होंने लिखे थे। और अगर आप देखोगे तो बाद में जहांगीर और शाहजहां के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुगल नॉवेल्स थे जो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। अगर कोई पर्टिकुलर गीतकार है जो बहुत अच्छा म्यूजिक में मास्टर है तो उसको ऑटोमेटिकली एक मुगल नॉवल बना दिया जाता था, क्योंकि जो मुगल बादशाह थे वो टैलेंट की बेसिस पे सीट वगैरह दिया करते थे। हालांकि ये जो म्यूजिक को सपोर्ट था मुगल बादशाहों का, ये औरंगजेब के समय पे खत्म हो गया। औरंगजेब ने गाना बजाना, खासकर गाना, अपने कोर्ट में बैन कर रखा था, लेकिन जब बात आती थी बजाने की, जब बात आती थी प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसको औरंगजेब ने बंद नहीं किया था। औरंगजेब को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनना और खुद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना दोनों पसंद था। औरंगजेब गजब का वीणा बजाता था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो औरंगजेब ने अपने कोर्ट पे सिर्फ गाना बैन करवाया था, उसने वीणा बजाना बैन नहीं करवाया था। और खास बात यहाँ पे ये है कि अपने कोर्ट पे जरूर बंद करवा दिया औरंगजेब ने, लेकिन औरंगजेब के का जो हरम था, जहाँ पे औरंगजेब की वाइफ, उनकी माँ, उनकी बहन, जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स थी, लेडीज में वो रहती थी, वहां पे म्यूजिक बैन नहीं हुआ था, तो वहां पे म्यूजिक चलता रहा। फिर औरंगजेब के अंदर जो प्रिंसेस थे, नॉबल्स थे, वो अपने अपने इलाकों में म्यूजिक को प्रमोट कर रहे थे, उस पर औरंगजेब नहीं रोक रहा था। हाँ, मुगल कोर्ट में जरूर औरंगजेब ने सीधे सीधे गाने को बंद करवा दिया था। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि औरंगजेब के समय पे ही क्लासिकल इंडियन म्यूजिक इन पर्शियन के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स को लिखा गया। समझ के बात को। तो कुल मिला के भले ही औरंगजेब ने अपने कोर्ट में म्यूजिक को प्रमोट नहीं किया, सिंगिंग को प्रमोट नहीं किया, बट उस समय तक म्यूजिक इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाना भी मुश्किल था। और बाद में आएंगे मोहम्मद शाह रंगीले, 1719 से 1748। मोहम्मद शाह रंगीले को एडमिनिस्ट्रेशन की एबीसीडी भी नहीं आती। हाँ, ओवरऑल सामने नर्तकी नाच रही है, लोग गा बजा रहे हैं, तो उसको सुनने में मोहम्मद शाह रंगीले को काफी इंटरेस्ट रहता था। तो अपने समय पे म्यूजिक और म्यूजिशियंस को मोहम्मद शाह रंगीले ने बहुत प्रमोट किया। ठीक है। तो डेफिनेटली म्यूजिक और आप कह लो म्यूजिशियंस को बड़े पेंटर की तरह, पैटर्न की तरह यहाँ पे निकल के आए मोहम्मद शाह रंगीले, बट एडमिनिस्ट्रेशन तो जीरो था इनका। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर बात की जाए रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो भाई भक्ति मूवमेंट की बात की जाए तो भक्ति मूवमेंट 8वीं 9वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ, 16वीं 17वीं शताब्दी तक यहाँ पे चल रहा था। ठीक है। और इस भक्ति मूवमेंट में सिख मूवमेंट भी निकल के आया पंजाब में, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र धर्म निकल के आया। सिख मूवमेंट की बात की जाए तो गुरु नानक देव, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रकाश पर्व है, गुरु पूरब, आज गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो कुल मिला के जो सिख मूवमेंट की जो टीचिंग्स है वो नानक जी से ही ओरिजिनेट होती हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप है, इसका सिख धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बात की जाए तो जो पहले 4 सिख गुरु थे, इन्होंने क्वाइट मेडिटेशन और स्कॉलरशिप को प्रमोट किया। जो 5वें गुरु आए अर्जुन दास साहब, इन्होंने सिख के स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ को यहाँ पे कंपाइल किया। ठीक है, जिसको आप गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलेंगे आगे। और ओवरऑल आप देखोगे तो स्पिरिचुअल और वर्डली लीडरशिप, इन दोनों पे फोकस किया गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव एक राजा की तरह रहे, एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल में रहे। उन्होंने अमृतसर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई, अच्छे कपड़े खरीदे, सेंट्रल एशिया से फाइन हॉर्सेस बनाए, एक प्रकार के मिलिट्री सिस्टम को यहाँ पे गुरु अर्जुन देव ने डेवलप किया। इससे पहले के जो 4 गुरु थे उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन पे, स्कॉलरशिप पे ध्यान दिया। सिख कम्युनिटी को एक फाइटर कम्युनिटी की तरह यहाँ पे इवॉल्व किया गुरु अर्जुन देव साहब ने। ठीक है। और उसके लिए जितने भी सिख फॉलोअर्स थे उनसे उनकी इनकम का 1/3 भी वसूला यहाँ पे गुरु अर्जुन देव ने, जो कि किसी मिलिट्री सिस्टम को
किसी एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और यहाँ पे जो सिख फॉलोअर्स थे उन्होंने खुले दिल से पैसे दिए भी। ओके, जो अकबर था वो इन सिख गुरुओं से काफी इम्प्रेस था। एक बार अकबर अमृतसर में सिख गुरुओं से मिलने भी गया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिर आप देखोगे कि गुरु अर्जन देव का इम्प्रिजनमेंट हुआ और उनकी मृत्यु हुई जहांगीर के दौरान। ऐसा बोला गया था कि जहांगीर गुरु अर्जुन देव से नाराज था, रीजन बीइंग कि जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, जिसने जहांगीर के अगेंस्ट बगावत कर दी थी, उसको शरण दी थी गुरु अर्जुन देव साहब ने। तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर से नहीं बनी। 16 जून 1606 को गुरु अर्जन देव की मृत्यु हो गई। 5 दिन तक इनको मुगल सरकार द्वारा जहांगीर के आदेश पर टॉर्चर किया गया और फाइनली इनकी मृत्यु हो गई। 16 जून को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। और एक बार अगर गुरु की मृत्यु की है किसी सुख गुरु की मुगल सम्राट ने, तो ऑब्वियस ही बात है फिर बनना मुश्किल होगा। फिर बाद में आप देखोगे कि गुरु अर्जुन देव के बाद जो सिख गुरु बने वो गुरु हरगोविंद बने। इनको भी कुछ समय के लिए बंदी बनाया गया, लेकिन फिर शायद मुगल बादशाह जहांगीर को समझ में आया कि एक लिमिट से ज्यादा अगर पूरी सिख कम्युनिटी के साथ बवाल कर लोगे तो आगे राज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए गुरु हरविंद को यहाँ पे शाहजहां ने छोड़ दिया। अच्छा, जहांगीर ने छोड़ दिया। जहांगीर के बाद आप देखोगे गद्दी पर बैठा है शाहजहां। अच्छा, जहांगीर के साथ एक कश्मीर की ट्रिप पे भी गए थे गुरु हरगोविंद साहब, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। गुरु हरगोविंद साहब ने यहाँ पे प्रैक्टिकली काम किया। मुगल बादशाह से सीधे सीधे बवाल लेना, पंगा लेना सही नहीं था। बाद में आप देखोगे कि जब जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी और गद्दी पर बैठा होगा शाहजहां, उस समय पे फिर से गुरु हरगोविंद और शाहजहां के बीच में क्लैश हो जाएगा एक हंटिंग इंसिडेंट को लेकर। एम्परर शाहजहां अमृतसर के पास शिकार कर रहे थे और उनका एक फेवरेट हॉक जिसको एम्परर शाहजहां मार रहे थे वो उड़ के गुरु के कैंप में आ गया। तो जब गुरु से वापस मांगा एम्परर ने अपना हॉक, तो गुरु ने देने से मना कर दिया। उसके चलते ओवरऑल एक प्रकार का क्लैश हो गया, लेकिन इस क्लैश को जल्दी सॉर्ट आउट करा लिया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जालंधर के पास ब्यास नदी के किनारे एक नया शहर बनाने की कोशिश की गुरु हरगोविंद साहब ने, लेकिन शाहजहां ने बनाने से मना कर दिया। फिर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये था कि कुछ घोड़े ओवरऑल जो कि सेंट्रल एशिया से मंगवाए थे सिख गुरु साहब ने, उनको यहाँ पे जबरदस्ती मुगल ऑफिसर्स ने पकड़ के अपने पास रख लिया। बाद में वो घोड़े मुगल एम्परर के पास से सिख गुरुओं के पास लेके गए बिधि चंद। तो इन सब छोटी मोटी चीजों को लेके आप देख सकते हो कि ओवरऑल दोनों के बीच में बवाल चल रहा था। बहुत लंबे समय तक मुगलों के बीच में और सिखों के बीच में थोड़े बहुत बवाल रहे हैं। ओके, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे सिखों को भी बहुत हद तक पता था कि मुगल एम्पायर से पंगा लेना ठीक नहीं है, और मुगल एम्पायर के पास और बहुत से चैलेंजेस थे। मुगल एम्पायर के पास और बहुत से चैलेंजेस थे, तो मुगल अपना एक और फ्रंट खोल दे सिखों के साथ, ऐसा भी वो नहीं चाहते थे। ओके, तो एक इनकॉन्सिक्वेंशियल नेचर की लड़ाई से चल रही थी मुगलों के बीच में और सिखों के बीच में, ऐसा बोला आरपी त्रिपाठी साहब ने। और आरपी त्रिपाठी ने साफ साफ बोला कि लड़ाई इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि एक तरफ मुस्लिम थे और एक तरफ सिख थे। दिस बैटल वॉज नॉट रिलीजियस इन नेचर। ओके, ये जो गुरुज थे ये रिच लाइफस्टाइल जीते थे, इनको सच्चा बादशाह, ट्रू सोवरेन, अपने फॉलोअर्स का सच्चा रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता था, और इनके ट्रू सोवरेन की तरह रहने से मुगल बादशाह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये बात ये है कि मुगल बादशाहों के अंदर बहुत सारे सूफी संत भी अमीरी के से रहते थे, रिच लाइफस्टाइल के साथ रहते थे। तो ये जो गुरु रह रहे हैं सिखिज्म के, ये अगर एक सच्चे पातशाह की तरह, सोवरेन की तरह रह रहे हैं, एक राजा की तरह रह रहे हैं, तो इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे राजा मुगल अंपायर के समय पे ऑटोनॉमसली अंदर जी रहे थे, इससे प्रॉब्लम नहीं थी अनटिल एंड अनलेस ये लोकल लेवल के राजा मुगल अथॉरिटी के साथ इंटरवीन ना करने लगे। तो ये सब बातें यहाँ पे आप देखो बताई जाएंगी। सिख्स और मुगलों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन की कोई भी स्थिति यहाँ पे निकल के नहीं आई। हाँ, शाहजहां ने अपने समय पे थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी दिखाई थी, कुछ इंटॉलरेंस दिखाया था, कुछ नए नए टेम्पल्स को तोड़ा था, अपने आउटलुक में वो थोड़ा सा नैरो था, लेकिन बाद में आप देखोगे कि दारा शिकोह का थोड़ा इफेक्ट आया शाहजहां के ऊपर, और ओवरऑल शाहजहां अपने एंड रेन के दौरान उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं रहा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स नहीं था, बट कुछ जगहों पे तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी आई जाती है। अपने आप को एक अच्छा मुसलमान दिखाना, तो हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ कर दिया, सिखों के अगेंस्ट कर दिया, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस तो देखो देखने को मिलते ही हैं। फिर आप देखोगे कि गीता का भी ट्रांसलेशन किया गया यहाँ पे पर्शियन में,
और इसकी मदद किसने की? तो ब्राह्मण्स ऑफ काशी ने की। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई गई हैं। दारा शिको ने हिंदू ग्रंथों की काफी पढ़ाई की थी और दारा शिको ने वेदा के लिए बोला कि दे आर हेवनली बुक्स इन द पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन कन्फर्मिटी विद द होली कुरान। मतलब दारा शिको एक अलग ही लेवल का इंसान था। रिलीजियस बाइगोट्री उस इंसान के अंदर थी नहीं, जिस प्रकार की रिलीजियस बाइगोट्री औरंगजेब ने दिखाई, पागलों की तरह वो, ठीक है ना, हिंदुओं से लड़ता रहा, खासकर मराठाओं से लड़ता रहा। और जैसा कि सबको पता है कि मराठाओं ने बुरा हाल किया था औरंगजेब का। तो अगर दारा शिको गद्दी पर बैठा, दारा शिको अलग ही आदमी था। दारा शिको ने बोला कि जो वेदास है दे आर इन कन्फर्मिटी विद होली कुरान। ओवरऑल उसने ये बोल दिया कि हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में कोई फंडामेंटल डिफरेंसेस है ही नहीं। उस मिडियल सोसाइटी में किसी एक बड़े राजा का ऐसा बोल देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, गुजरात में एक सेंट थे दादू, राजस्थान में रहा करते थे। ये भी एक नॉन सेक्टेरियन पाथ की बात करते थे। ये अपने आप को हिंदुओं के साथ भी जोड़ते थे, मुस्लिम्स के साथ भी जोड़ते थे। दोनों के स्क्रिप्चर्स को बोलते थे कि एक ही बात इसमें लिखी हुई है, ब्रह्मा एक ही है, सुप्रीम रियलिटी एक ही है। हिंदू मुस्लिम बस अलग अलग इनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तुकाराम के वर्क्स में भी कुछ इस प्रकार के आपको थॉट प्रोसेस देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे आप यहाँ पे देखोगे ऐसे ऑथर्स निकल के सामने आए जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म के चलते सोसाइटी में जितना भी स्ट्राइफ था उनको शांत करने की कोशिश की। ओवरऑल दोनों ही मतलब धर्मों को और दोनों के धर्मों को फॉलोअर्स का एक ही इंसान दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई। तो कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव आइडियाज दिए गए थे उस समय पे, जिसमें से दारा शिको भी एक इंसान था। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग होंगे, दोनों के फंडामेंटल डिफरेंसेस को हटाने वाले लोग होंगे, तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस भी थे यहाँ पे, जो कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुस्लिम हैं, इस प्रकार से दिखाने वाले लोग भी थे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की बात की जाए तो रघुनंदन ऑफ नवाद्वीप, तो नादिया बंगाल नाम की जगह, वहां पे एक रघुनंदन हुआ करता था। तो आप कह सकते हो कि वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑन द धर्मशास्त्रास ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। इसने बोला कि भाई ब्राह्मण्स के प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण्स को है। ओवरऑल आज की डेट में ये कास्ट सिस्टम को मानते थे और बोलते थे ब्राह्मण और शूद्रा ही बचे हैं, बाकी दो वर्ण खत्म हो चुके हैं। आज की डेट में कोई ट्रू क्षत्रिय है नहीं और वैश्याज अपनी कास्ट स्टेटस खो चुके हैं। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हैं, बाकी सब शूद्र हैं। इस प्रकार के दकियानूसी आइडिया यहाँ पे रघुनंदन ने दे डाले। फिर आप देखोगे कि एक रामदास थे महाराष्ट्र के, इनको शिवाजी का स्पिरिचुअल गुरु भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी और इस फिलॉसफी के चलते इन्होंने ब्राह्मण्स के प्रिविलेजेस की बात की। ठीक है, और अगर हिंदूज में इस प्रकार की थॉट प्रोसेस आ रही है तो भाई मुस्लिम्स में भी आएगी। तो मुस्लिम्स में बहुत सारे सूफी सेंट्स थे। ठीक है, कुछ ऑर्थोडॉक्स उलामास थे मुस्लिम्स में, जो कि अकबर की लिबरल पॉलिसी को डिनाउंस करते थे। ओके, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेक्शन था। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे शेख अहमद सिरहिंदी। ओके, शेख अहमद सिरहिंदी नक्शबंदी स्कूल ऑफ सूफीज को बिलोंग करता था, अकबर के रेन के समय पे एक्टिव था। इसने पैंथेइस्टिक मिस्टिज्म की बात की, तौहीद तौहीद का सिद्धांत दिया था ना, दीन इलाही का सिद्धांत दिया था अकबर ने, सारे रिलीजन एक है, शांति में रहो, पीस में रहो। अहमद सिरहिंदी ने बोला बकवास है ये, ये क्या पीस में, मुस्लिम धर्म अलग है, ठीक है ना, बाकी सब काफिर है, एक अकेला मुस्लिम धर्म। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनके अंदर आप कह सकते हो रिलीजियस आइडेंटिटी थी। तो कुछ लोग पूरी तरीके से हिंदू आइडेंटिटी को दिखा रहे थे, कुछ लोग पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी को दिखा रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों के बीच के डिफरेंसेस है ही नहीं ये दिखा रहे थे। तो ये सब बातें यहाँ पे थी। ओके, तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को यहाँ पे शेख अहमद सिरहिंदी ने खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने बोला भाई रिलीजियस गैदरिंग होना, म्यूजिक वगैरह बजाना, एक्सेसिव मेडिटेशन करना, ठीक है, जो पुराने सूफी संत थे उनकी मजारों पे जाना, ये सब हिंदू धर्म से इन्फ्लुएंस चीजें हैं, इनका कोर मुस्लिम धर्म में कोई जगह नहीं है, इनको बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पे करी गई। तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ इस्लाम भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव था। फिर यहाँ पे शेख अहमद सिरहिंदी ने बोला कि जजिया फिर से रीइम्पोज करो, इस्लामिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट लेके आओ, हिंदुओं को साइड में रखो, इनको इनकी औकात में रखो, मुस्लिम्स को अपने आप को हिंदुओं के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी चिट्ठी लिखी इन्होंने एम्परर के पास। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एम्परर इनकी बात नहीं मानेगा, ना ही जहांगीर ने इनकी बात मानी। आगे आने वाले समय में
शेख अहमद सरिंदी के जो भी फॉलोअर्स थे वो औरंगजेब को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे, औरंगजेब ने भी बात नहीं मानी। देखिए इन एम्प्रेस को पता था एक लिमिट से ज्यादा अगर राजपूतों से पंगा ले लोगे तो एक नया बवाल खोल लोगे, राज कैसे करोगे फिर। ऑर्थोडॉक्स होके आप एक साम्राज्य नहीं चला सकते, ये बात बिल्कुल तय है। ओके, तो इन ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स का जो इन्फ्लुएंस रहा है वो बहुत लिमिटेड रहा है, चाहे वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स हो चाहे वो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स हो। इनके आइडियाज को बहुत लिमिटेड लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लिमिटेड लोगों ने बैकिंग दी, और लिबरल थिंकर्स को भी बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रकार का एक बैलेंस सा बना हुआ था सोसाइटी में। कुछ लोग यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करते थे, लिबरलिज्म की बात करते थे, कुछ लोग कोर ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे। एक एम्परर को पता है कि उसको अपने आप को समय की कंडीशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा, तो जब ऑर्थोडॉक्स बनने की जरूरत है ऑर्थोडॉक्स बन जाओ, जब लिबरल बनने की जरूरत है लिबरल बन जाओ, और ये एम्परर को पता था। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही है कुल मिलाकर। तो कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट यहीं तक था दोस्तों, यहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियोस यहाँ पे पसंद आई हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दिए बिना मत जाइएगा। क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर पार्ट 1 और पार्ट 2, यही 2 चैप्टर्स अब यहाँ पे बच रखे हैं, 18वां और 19वां चैप्टर। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, 2 चैप्टर्स बचते हैं, जल्दी सतीश चंद्रा खत्म हो जाएगी। वी विल मूव ऑन टू एनसीईआरटी। हैव अ ग्रेट डे। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, खासा मदद मिलती है ज्वाइन बटन दबाने से, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।